हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जैसी अल्टीग्रेट लेक्चरर की तैयारी भी बहुत मस्त चल रही होगी। भैया आप जानते हैं कि मैं आपकी जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ। तो जनरल स्टडीज़ में अभी हम आज करेंगे इंडियन पॉपुलेशन टॉपिक वाइज मैटर में, जिसके अंतर्गत हम जो है इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन, इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता है। साथियों, आप जानते हैं कि कल यानी संडे है, संडे के दिन में आपको टेस्ट भी होगा। तो टेस्ट आप जानते हैं कि जो 6 दिन पढ़ाया जाता है उसके बाद संडे को टेस्ट लिया जाता है। लास्ट संडे को जो हमने टेस्ट लिया था उसमें 44 लोगों ने 100% स्कोर प्राप्त किया था। तो ये रिकॉर्ड इस सप्ताह टूट जाना चाहिए। पिछली बार 43 था, इस बार 44 हुआ। इस बार जो है 60 हम लोग लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप पूरी तैयारी के साथ कल के टेस्ट को पार्टिसिपेट करेंगे। और जो साथी अभी तक पीडीएफ ग्रुप में ना ज्वाइन किए हो वो जरूर ज्वाइन करें और कल के टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। आप जानते हैं कि मैं वीडियोज में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उन पर डिस्कस करता हूं, इसलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अगर आप उनको नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लिखते हैं तो बहुत समझ आएगा और अपने पास इतना समय नहीं है। तो ये नंबर दिया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर 3 दिन प्रैक्टिस, 3 दिन जो है आपका टॉपिक वाइज होता है और संडे को टेस्ट हो जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भैया यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन है जनसंख्या से संबंधित। यहाँ पर 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है कितना? ठीक है, 372, 362, 382 और 325। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि अभी तक जनगणना नहीं हुई है 2011 के बाद। तो 2011 को ही आधार मान करके हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया जो है ये देखो, इसका आंसर है 382। जनसंख्या घनत्व अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो जनगणना 2011 में कुल जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व बराबर स्थान विशेष की कुल जनसंख्या, स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको भेजे जा रहे हैं ग्रुप में, और इसके साथ साथ वीडियोज भी। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, जितने आप भेजे जा रहे हैं जो फैक्ट हैं उनको एडिशनल हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके और भी होंगे उनको भी भेजे जाएंगे। तो उनको आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ें। ठीक है, अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था। तो यहाँ पर देखो सही विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प बताना है। 946 महिलाएं हर 1000 पुरुष पर, 945 महिलाएं हर 1000 पुरुष पर, 940 महिलाएं हर 1000 पुरुष पर, 933 महिलाएं हर 1000 पुरुष पर। ठीक है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन देखो एपीओ 2018 और ये 2012 में जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प क्या हो सकता है। तो मित्र, इसका जो सही विकल्प है वो यहाँ पर आयोग ने जो माना है 940 महिलाएं हर 1000 पुरुष पर। ठीक है, वैसे जो सही है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं हर 1000 पुरुष पर हैं, लेकिन आयोग ने इस ऑप्शन को सही माना है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सही मानते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं। अगला क्वेश्चन भैया यहाँ पर है, थॉमस माल्थन ने दी माल्थ्यूसियन है। ठीक है, ये माल्थ्यूसियन नामक सिद्धांत, प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, जो से संबंधित है किससे? निर्धनता से, जनसंख्या से, बेरोजगारी से, अव्यवस्था से। तो आपको बताना है भैया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो सही है यहाँ पर बी यानी जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है, टी माल्थस ने माल्थ्यूसियन जो थ्योरी दिया था वो प्रसिद्ध सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया था। ठीक है, माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, जनसंख्या ज्यामितीय दर 1, 2, 4, 8, 16 की दर से बढ़ रही है। ठीक है, जबकि खाद्य सामग्री गणतीय जो है दर वो 1, 2, 3, 4 से बढ़ रही है। तो इस तरीके से मतलब अगर देखा जाए तो जो जनसंख्या है उसको बढ़ने की रफ्तार तेज है, बल्कि खाद्यान्न की जो बढ़ने की रफ्तार है वो बहुत धीमी है अपेक्षाकृत। आगे बढ़ते लेते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, जनसांख्यिकीय लाभांश है। तो 4 विकल्प है, 15 से लेकर 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 14 से लेकर के 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या और 60 वर्ष के से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या। आपको बताना है मित्र, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका 1, यानी 15 से लेकर के 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ध्यान से समझिएगा, जनसांख्यिकी सिद्धांत में जनसांख्यिकी लाभांश से तात्पर्य जो है
15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या से है। ठीक है, इस आयु समूह की कार्यशील जनसंख्या उत्पादन में अधिकतम योगदान देती है, जिससे देश का विकास तीव्र गति से होता है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। ठीक है, एक जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए एक देश को एक जनसांख्यिकीय संक्रमण के माध्यम से जाना चाहिए। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। जनगणना 2011 जो है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो सर्वविदित है, जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार और भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से शीर्ष 4 जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। इस जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है क्रम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व जो है 17 है, सबसे कम यही का, और बिहार का जनघनत्व 1106 यानी 1106 जो कि सबसे अधिक है। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूनतम 5 जनघनत्व वाले राज्यों की तो सबसे पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश। भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर रही है? देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सही विकल्प आपको बताना, उससे पहले यार वीडियोज को लाइक कर दो। ठीक है, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर देना। ठीक है, यहाँ पर सही विकल्प है मित्र मध्य प्रदेश। ठीक है, पंजाब जो है बात की जाए अगर इसमें जो है पंजाब राज्य की जो जनसंख्या 10 की वृद्धि रही वो 13.89 है। कितना? 13.89 है। ठीक है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो ये 20.35 है, 20.35। ठीक है, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो 15.99 है और प्रतिशत में बात हो रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20.23 है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हुआ कौन? ये हुआ आपका मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस जिले में अधिकतम लिंगानुपात अंकित किया गया? 4 विकल्प है। एक है माहे, अल्मोड़ा उत्तराखंड, अलवर राजस्थान, तंजावुर तमिलनाडु। ठीक है, उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र आपको बताना है, सही विकल्प है ए यानी माहे जो कि पुडुचेरी में है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार देश का जो लिंगानुपात है, जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया, 943 है। ठीक है, तो देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले हैं। जैसे एक पहले नंबर पर माहे है जो कि पुडुचेरी का है, दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा आता है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, इन जिलों का लिंगानुपात यहाँ का 1176 है। ठीक है, 1176 और यहाँ की 1139 है। ठीक है, तो इस तरीके से। और 2011 के जनगणना के अनुसार देश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 जिले अगर हम बात करें तो एक दमन है जो कि दमन दीव का है और दूसरा लद्दाख, लेह का लद्दाख। ठीक है, इन जिलों का लिंगानुपात जो है 533 और क्रमशः 583 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम थे? देखो मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। तो सही विकल्प आपको बताना मित्र, सही विकल्प है बी नागालैंड। ठीक है, अगर हम बात करें नागालैंड की तो महिला साक्षरता दर यहाँ पर 76.1 है प्रतिशत। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ मिजोरम की तो यहाँ पर 89.4 है। कितना है? 89.4। अगर हम बात करें त्रिपुरा की तो ये 82.7 है। कितना? 82.7 है। ठीक है, अगर हम बात करें सिक्किम की तो 76.4 है। हालांकि कहीं कहीं पर आपको सिक्किम भी नज़र आ सकता है, लेकिन जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका नागालैंड। 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर के मामले में सबसे कम 5 राज्य हैं, इसमें बिहार अगर जनरल तौर पर देखा जाए तो सबसे कम राज्य, चूँकि यहाँ पर निम्नलिखित की बात हुई थी भैया, देख लेना ध्यान से। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से आपको नागालैंड है, लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो सबसे कम महिला साक्षरता दर के मामले में बिहार है जिसका 51.50 है। फिर राजस्थान का नंबर आता है जो कि 52.66 है। अगर फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया?
1990, 1995, 2000, 2005। तो सही विकल्प आपको बताना है मित्र, सही विकल्प है सी, यानी 2000 में, 2000 में भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को सन 2000 में अपनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ए, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या यहाँ पर जो है बात करें 1,53,16,784 है लगभग में। महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा गुजरात में अनुसूचित जनजातियों की संख्या इससे कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो भैया, ये है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पंजाब। इस तरीके से क्वेश्चन बनते भैया, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर देखो जो विकल्प है आपका वो है सी। क्या है? सी, यानी केरल। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी। केरल में यह 12 शिशु मृत्यु दर के साथ 1000 जीवित जन्मों पर सबसे कम शिशु मृत्यु दर थी। ठीक है, गोवा और मणिपुर में, इन राज्यों में भी शिशु मृत्यु दर कम है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो आपको बताना है मित्र, सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी, यानी केरल। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहां स्त्री पुरुष अनुपात सर्वाधिक जो है 1084 तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ जो है अनुपात 1059 था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है कुल जनसंख्या में, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से और 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। तो सही विकल्प है मित्र डी। ठीक है, क्या यह जो है भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जो है जनसंख्या से की जाती है। वर्तमान में सर्वाधिक साक्षरता राज्य जो दर का राज्य है वो है केरल, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की निवास करती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प आपको बताना है 1901, 1921, 1931, 1941। सही विकल्प है भैया आपका बी, 1921। ठीक है, जनगणना वर्ष 1921 को भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा जनगणना वर्ष था जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई तथा जनसंख्या दर जो है नकारात्मक दर्ज की गई। ठीक है, वर्ष 1921 के बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 1921 से 51 के दशकों को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो वर्ष 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो आपको बताना है भैया कहाँ सबसे ज़्यादा रहे? तो सही विकल्प है मित्र सी, यानी बिहार में। राज्यों में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि बिहार की हुई, जो कि 25.42। ठीक है, जबकि राजस्थान की 21.31 और मध्य प्रदेश की 20.35 रही और उत्तर प्रदेश की 20.23 रही। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? आपको बताना है। 4 विकल्प है, 29वां, 15वां, 20वां और 10वां। सही विकल्प मित्र है आपका तीसरा, यानी 20वां स्थान। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या जो है 1,86,292 है और राज्य की कुल जनसंख्या जो है संपूर्ण भारत का 0.83% है। कितना? 0.83% है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल जो है देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। ठीक है, 1.69%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का स्थान
20वां है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। वर्ष 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? तो आपको बताना है त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार और हिमाचल प्रदेश। इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या 10% है। गोवा में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या 62.2% रहती है। कितना? 62.2%। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। निम्नांकित में से किस दशक में भारत के कुल नागरिक जनसंख्या की वृद्धि है दर कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही है? आपको बताना है क्या। यहाँ पर देखो 1951 से 1961, 2001 से 2011, 1991 से 2001 तक, 1901 से जो है 1911 तक। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है यहाँ पर भी 2001 से लेकर 2011 तक के दशक में भारत के कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर 31.8% रही है। ठीक है, वहीं ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 12.3% रही है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल शहरी जनसंख्या 31.1% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.9% है। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? एच स्पेंसर, योगेंद्र सिंह, GS घुरिये, MN श्रीवास्तव। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है यहाँ पर सी, GS घुरिये। ठीक है, क्या है? GS घुरिये। गोविंद सदाशिव घुरिये ने ग्राम नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया। स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका को शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? प्रथम अवस्था को, द्वितीय अवस्था को, तृतीय अवस्था को, चतुर्थ अवस्था को? सही विकल्प है मित्र यहाँ पर बी, यानी द्वितीय अवस्था को। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाता है। ठीक है, नगरीकरण के द्वितीय अवस्था में शहरीकरण में वृद्धि होती है तथा आधारभूत संरचनात्मक अर्थव्यवस्था में जो है निवेश की वृद्धि, पूंजी की वृद्धि, परिवहन में वृद्धि के साथ शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विश्व के किस नगर की जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? बैंकॉक, लाहौर, सिंगापुर, सेंट पीटर्सबर्ग। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है यहाँ पर डी, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सेंट पीटर्सबर्ग जो है नगर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं भाई अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? इथोपिया, केन्या, मिस्र, नाइजीरिया। तो सही विकल्प है मित्र क्या? नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया आपका सही विकल्प है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? नाइजीरिया है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, 55 डेसिबल, 60 डेसिबल यानी डीबी। ठीक है, आपको बताना है सही विकल्प क्या है। हालांकि आयोग ने जो सही उत्तर माना है वो 45 डीबी माना है। अगर हम बात करें WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर दिन के समय आवासीय क्षेत्रों के लिए 55 डेसिबल और रात्रि के समय 45 डेसिबल। ठीक है, और 65 डेसिबल के ऊपर के शोर को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या है? आपको बताना है युद्ध है, विपत्ति है, जन्म नियंत्रण है, अनैतिक व्यवहार है। ठीक है, तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर जन्म नियंत्रण। क्या है? जन्म नियंत्रण। ठीक है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय प्राकृतिक जन्म नियंत्रण है। क्या है? प्राकृतिक जन्म नियंत्रण है। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि माल्थस ने जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में, जबकि जीविकोपार्जन से संबंधित जो चीज़ें होती है वो समानांतर श्रेणी में वृद्धि होती है। ठीक है, इनके अनुसार स्वयं के नैतिक नियंत्रणों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण न पाया गया तो प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा व्यापक अकाल मृत्यु होगी। ठीक है,
इनका ये मत है। उन्होंने यह निष्कर्ष भी दिया कि यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध ना हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित दशकों में से किसके प्रारंभ में आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश उच्चतम होने की आशा है? आपको बताना है 2031 से 41, 41 से 50, 21 से 30 और 51 से 60। आपको बताना मित्र इसका जो सही विकल्प है वो है आपका यहाँ पर 21 से 30 के बीच में। ठीक है, आप जानते हैं कि जनसांख्यिकीय लाभांश तथा जनांकीय अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। ठीक है, यह जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा एवं कार्यशील जनसंख्या जो कि हमारे 15 वर्ष से 64 वर्ष आयु मानी गई है तथा घटते आश्रितता अनुपात के परिणाम स्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा में के सृजन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार 2021 से 30 के दशक के दौरान भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश उच्चतम होने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? 15 से 60 वर्ष और 60 वर्ष के ऊपर आयु समूह, 50 वर्ष के आयु समूह, 0 से 14 वर्ष के आयु समूह। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है डी। क्या माना जाता है? 0 वर्ष से 14 वर्ष की आयु समूह। यहाँ पर जनसंख्या पिरामिड में सामान्यतः 0 से लेकर के 14 वर्ष की आयु समूह को आश्रित जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हम जनसंख्या और नगरीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 65 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्तियों को भी आश्रित जनसंख्या के रूप में जाना जाता है, जबकि 15 से 64 वर्ष की आयु को कार्यशील जनसंख्या के रूप में माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पूछा जा सकता है। ठीक है, तैयार रखें। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो पहला है पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी, जनांकिकी और वायरस विज्ञान। तो मित्र इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी, जनांकिकी। ठीक है, जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जनांकिकी कहा जाता है। ठीक है, जनांकिकी का अंग्रेजी उच्चारण डेमोग्राफी होता है। ठीक है, यह इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी लेखक आसिले गुहलार्ड ने 1855 में किया था। ठीक है, 1564 आयु वर्ष की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? आपको बताना है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सही विकल्प है मित्र डी, उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,278 है लगभग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर मित्र। टी के ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। मित्र ये देखिए, यहाँ ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त जो भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग प्रैक्टिस सेट में कराए जा चुके हैं, इसलिए घबराइए नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनको आपको अलग से दिया जा रहा है। इसके यहाँ पर देखो, आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नवीन नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है मित्र डी। यहाँ पर देखो, ये तीनों जो विकल्प हैं ये सही हैं। टी के ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर आय के आधार तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना और नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति की तीनों के आधार पर बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। कोई आपके सुझाव हो तो ज़रूर दें। इसके अतिरिक्त अगर आप अभी तक PDF ग्रुप ज्वाइन ना किए हों तो सब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।